जो तुम्हारे बच्चे करना चाहते करने दो ना। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। हाँ, ऑफ कोर्स। हर कोई टॉपर नहीं हो सकता भाई। लिमिटेड सीट्स ही है आईआईटी में, लिमिटेड सीट्स ही है मेडिकल में। हाँ, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाओ, ये लिमिटेड ही है। वाई क्यों उनको प्रेशर डालना है भाई? और वही बंदे अभी मैं सोचूं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा एक्सेल करते हैं। हाँ, और ये समझना चाहिए आजकल लोग वही मल्टी चीजें कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ। वैसे भी जो लोग बहुत आगे बढ़े हैं क्रिएटिव वर्ल्ड में, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाइक पीपल लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सब लोग उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना इतनी ऊंचाइयां अपन छू लें। मेरी आईसाइट बचपन से बहुत ज्यादा वीक थी। तो बहुत ज्यादा ही वीक थी मेरी आईसाइट। तो इसीलिए मेरे को सब चढ़ाते थे, ये क्या ही कर लेगी, ये क्या ही कर लेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, शी इज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग। बस मेरे को बड़ा अंदर से लगता था, लेकिन इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं अंदर से सोचती हूँ अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है ना, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। अरे ये क्या, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मैं करके दिखाऊंगा। अब वही लोग कॉल करके मुझे बुला रहे हैं कि प्लीज मंजरी हमारा इवेंट हो रहा है, आप आइए। दैट इज योर अचीवमेंट कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत जनरेशन अभी कहते हैं ना कि लड़कियां घर छोड़ देती हैं, लड़के कहाँ साथ में रहते हैं आजकल पेरेंट्स के। और लड़कियां जितना केयर करती है ना अपने पेरेंट्स की, लड़के नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जो इसमें गेस्ट आए हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैंने इनका इंट्रोडक्शन जाना तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि एज अ वुमेन शी इज़ इंस्पायरिंग अ लॉट। एंड इवन पोस्ट मैरिज उन्होंने जो अचीवमेंट्स पाई हैं, आप सुन के बहुत हैरान होंगे। शी इज़ एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एंड इवन अ जर्नलिस्ट। इवन मोर देन 2 decades से ये जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। शी बिलोंग्स टू पुणे। और आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट वुमेन हैज़ immense potential, and she has when I came to know about her, it surprised me a lot, and it made me feel that whatever feeling I used to have related to women's potential, she is becoming a testimony to that. So it was a very proud moment to have her in this podcast. तो अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मंजरी बत्ता जी को, जो कि बहुत बहुत ऊंचे कलाकार हैं अपने काम से। तो आप सबका अभिनंदन चाहिए। थैंक यू मंजरी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल। इतना तो मैंने फिलहाल कुछ किया भी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो करना है बहुत कुछ। बट आई रियली मीन इट व्हेन आई वॉट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप सीरियसली डिजर्व करते हैं। एंड एज अ वुमेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट there is a lot of variety to the roles of a woman that she plays. अब होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना कुछ वुमेन ने फेस किया है इन टर्म्स ऑफ द हेट्रेड एंड द प्रॉब्लम्स। आप अगर 70-80 साल के इंडिपेंडेंस के टाइम को भी अगर देख लें, तो हम हमेशा यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो जो डोमिनेंस मिला है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, तो समहाउ जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, इट इज़ नॉट द इंट्रोडक्शन इज़ नॉट टू द लेवल दैट इट शुड हैपन। तो बहुत उनके शब्दों में भी इस तरह से छलकता है, जैसे अगर मान लीजिए अपन किसी हाउस वाइफ से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो उनका यूजुअली यही कहना होता है कि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये जो शब्द है सिर्फ एक हाउस वाइफ इज़ मतलब मुझे तो बहुत ही अंडररेटेड लगता है, क्योंकि कहना तो उनको इस तरह चाहिए कि होम मेकर हैं, हम होम मेकर हैं एंड आई एम अ होम मेकर। सो इट्स लाइक अ प्राउड थिंग टू स्पीक अपॉन। सबसे बड़ी बात जो होती है, मैं सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अपनी माँ को मानती हूँ। शी इज अ हाउस मेकर ओनली, राइट। लेकिन उनके मन में अभी भी ये चीज है कि जो मैं नहीं कर पाई वो तुम करो। हाँ। एग्जैक्टली जो मैं नहीं कर, और जितना मेरे में कैपेबिलिटी है मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जितना मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, मेरी 2 डॉटर्स है, मैं उनको उतना दूँ। राइट। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा हस्बैंड उसमें सपोर्ट करता है, और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल्स। सो एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी स्ट्रगल्स पार करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर औरत की जो लाइफ रही है, वो कोई वुमेन अपने हाउसवाइफ के तौर पे आगे बढ़ते हैं, कोई कॉरपोरेट में आगे बढ़ते हैं, कोई पॉलिटिशियंस, तो हर क्षेत्र में वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके जर्नी से करते हैं। आपकी स्टोरी शुरुआत जर्नलिज्म में कैसे हुई, और आप मॉडलिंग में कैसे आए,
इवन मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं रिलेटेड टू मॉडलिंग। ये आफ्टर मैरिज लाइक शी हैज़ वन पुणे कंपटीशन आल्सो, पुणे वर्ल्ड कंपटीशन एंड इवन वो उन्होंने वहाँ पे वुमेन अचीवर्स अवार्ड भी जीता है। तो इस तरह से काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं जो मैं अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। मैं बेसिकली सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। मैं भी करना चाहती थी, बट पेरेंट्स के मदर ने हमेशा सपोर्ट किया। डैड वाज लाइक वेरी कंजर्वेटिव काइंड्स कि नहीं, पहले क्या लगता था ना पेरेंट्स को, बच्चे को, लड़कियों को खासकर क्या करना है, टीचिंग। हाँ राइट, क्योंकि सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब होता है, दैट इज द थिंग। और अभी तो उसका भी पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। बट आई वाज लाइक, वो अंदर से कीड़ा होता है ना कि जो कोई नहीं करता, मैं कुछ डिफरेंट करूंगी। तो मेरे को ना शुरू से वो वाला कीड़ा है यार, नहीं यार ये तो हर कोई करता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, नहीं यार मैं जर्नलिज्म, मैंने एमबीए भी ट्राई किया था, बट आई कुडंट। नहीं यार वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। क्यों किसी कंपनी को रिस्क पे डालो? सो इट्स बेटर डू व्हाट यू आर मेंट टू डू। सो आई स्टार्टेड इवेंट्स एंड ऑल। मैंने इवेंट से ही शुरुआत करी थी। अच्छा, कॉलेज टाइम। तो आप अगर अपनी बचपन को याद करें तो कहीं ऐसा आपको लगा कि ये जो आप आज जो हैं उसमें आपका बचपन का बहुत बड़ा रोल है? Yes. ये जो आपकी अपब्रिंगिंग रही या फिर आपकी जो सोच डेवलप हो रही थी ड्यूरिंग योर टीनेजर लाइफ या फिर बचपन में, तो उससे प्रभाव पड़ा आपके फ्यूचर को? ऐसा अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि पेरेंट्स का जो रोल रहता है बच्चों के। सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। ओके। आपके पास कोई सिबलिंग है, कोई बड़ा, जैसे मेरा भाई ना हमेशा से बहुत ही फेवरेट रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा, एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, एंड ही वाज अ नेशनल लेवल प्लेयर इन लॉन टेनिस आल्सो, ट्वाइस वो ही बिकेम यूपी नंबर 1 आल्सो। लोगों को होता है ना, या तो जेलसी होती है या फिर ये होता है कि नहीं यार ये कर सकता है तो मैं भी करूंगी। मैंने टेबल टेनिस खेला, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स बेस्ट एथलीट रही मैं। टेबल टेनिस भी मैंने थोड़ा बहुत जितना खेल पाई तो उतना खेला। मेरी आईसाइट बचपन से बहुत ज्यादा वीक थी। तो बहुत ज्यादा ही वीक थी मेरी आईसाइट। तो इसीलिए मेरे को सब चढ़ाते थे, ये क्या ही कर लेगी, ये क्या ही कर लेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, शी इज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग। बस मेरे को बड़ा अंदर से लगता था, लेकिन इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। हाँ ऑफ कोर्स। मैं अंदर से सोचती हूँ अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है ना, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। अरे ये क्या, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मैं करके दिखाऊंगी। अब वही लोग कॉल करके मुझे बुला रहे हैं कि प्लीज मंजरी हमारा इवेंट हो रहा है, आप आइए। दैट इज योर अचीवमेंट, कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। पर मेरे पेरेंट्स ज्यादा मेरे भाई का हाथ था। और अब मानोगे नहीं, जैसे मैंने अगर अभी 3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले मॉडलिंग शुरू करी है, मेरे भाई ने लॉन टेनिस फिर से शुरू की। अच्छा। और वो जाके चैंपियनशिप्स खेल रहा है, जीता है 50+ में। वेरी नाइस। तो माय सिबलिंग इज माय बिग ब्रदर, ही इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो जब आपने ये बताया ना मेरे को कि आपके उसी स्कूल में आपको इनवाइट किया गया जिस स्कूल में आप पढ़े थे, कि एज अ गेस्ट? नहीं, एज जहाँ पे मैंने जॉब किया था, एज अ रिसेप्शनिस्ट मैंने वहाँ पे जॉब किया था, जहाँ तो वहाँ आपको बुलाया गया। सो इस वो तो बहुत प्राउड मोमेंट फील हुआ होगा आपको। एंड इवन स्कूल्स के जो अपन ट्रोलिंग फेस करते हैं, जो बुलिंग करते हैं बच्चे, तो अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो दैट कैन बी गुड फॉर यू। मतलब किसी भी पर्सन के लिए बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं एक्चुअली, मतलब उनके कहते हैं ना इफेक्ट कर जाता है माइंड पे। राइट। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, बहुत जरूरी, क्योंकि आप अगर क्योंकि आप अपने आप के साथ अगर वो जूझते रहेंगे तो बच्चे की भी एक लिमिट होती है चीज़ों को हैंडल करने की। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पेरेंट्स से डिस्कस करो अगर कोई ट्रोल कर भी रहा है तो आपका ऐसा था क्या कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको चिढ़ाया कोई चीज़ को लेके, तो या फिर आपने जैसे बताया आई साइट को लेके जो बात बताई गई, तो फिर आपने ऐसा कभी अपने पेरेंट्स से शेयर किया? मैं अपने आप में बहुत दूं, मैं पीट पाट के आ जाती थी लड़कों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। सो आप अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बताएं, लाइक उनका क्या बैकग्राउंड रहा? हाँ फॉर श्योर। मेरे फादर ने बहुत ही ग्राउंड से कवर करे। मेरे जो दादा थे ना, पहले उन लोगों का आदत होती है नवाब लोग, घोड़े का जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, उसमें सब कुछ हार गए थे। मेरे डैड ने फिर से पूरा घर खड़ा किया, एवरीथिंग। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया है। वो तो पहले नहीं होता था कि मूवी हॉल्स में साइकिल स्टैंड्स होते थे, टिकट वाले होते थे, वो सब पापा ने काम किया है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट कि नेवर से डाई एटीट्यूड जो होता है। और उन्होंने कभी भी किसी की मदद करना नहीं खत्म किया। अभी भी वो बाहर बैठे होते हैं तो लोग कहेंगे ना, ही इज लाइक कॉल्ड एज मामा जी। मामा जी
कि कुछ दे दीजिए, मंजू ये खाने को दे दो, वो दे दो, ही इज लाइक दैट। वो ट्रेड्स जो है ना, हाँ। दैट्स कमिंग फ्रॉम द जीन्स। तो वैसे वो पहले जॉब करते थे या माय बिजनेस? फादर नहीं, माय फादर वाज वर्किंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने भाई की मेरे साथ वीआरएस ले लिया, लेकिन माय डैड इज सो स्मार्ट कि उन्होंने रिटायरमेंट से 3 साल पहले लॉ कर लिया अच्छा, कि मैं law। खाली नहीं बैठूंगा। नाउ ही इज अ फुल फ्लेज्ड लॉयर। अच्छा He's अच्छा। working with he's 80 now and he's working at the SBI in Bank of Baroda as a legal advisor. वेरी वो नाइस। हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। ये तो और बहुत बड़ी मॉम बात का है। मेरा क्या था कि मॉम इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, वो भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, शी वाज अ कथक डांसर। अच्छा। और वो इस एज में, हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, उस एज में मेरे नाना मेरी मम्मा को डांस प्रोग्राम से भेजते थे स्टेज के, कथक के। शी इज आल्सो अ कथक अच्छा, आर्टिस्ट। ये मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? That was way back, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो गई, अच्छा, that time, because they just celebrated their golden jubilee last year. हाँ अच्छा। So they are like, my dad is 80, my mom is 75. बट इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप, लाइक नाना जी लेकिन जो। मेरी, उनकी कहते हैं ना, मेरी दादी वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने उन्हें कुछ नहीं करने दिया, हाँ। तो वो घर पे ही रह गई। Right. घर, और उनके पास एक क्या कहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो उनके जेठ जी थे, ही वॉज मेंटली, कहते हैं ना, बच्चे जो जो बड़े हो जाते हैं, दिमाग जो है वो बच्चों का रहता है, ही वॉज दैट पर्सन। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो चीज़ें आपके पेरेंट्स ने प्रॉब्लम फेस करी, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहा कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं उन चीज़ों से अपने आप को लिमिटेशन नहीं बनने दूंगी अपने ग्रोथ में। तो जो पेरेंट्स का जो आपने सिचुएशन देखा, तो डिड इट वर्क इन फेवर ऑफ यू कि आपने अपने आप को इस तरह से मेंटली स्ट्रांग बना लिया डेफिनेटली। कि मैं जब भविष्य बहुत में ज़्यादा। अपने करियर को बेहतर बनाऊंगी, अपने अपने पाँवों पे खुद खड़ी होंगी। तो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो हुई आपके साथ, जो अच्छी चीज़ें हुई, उसमें आपका बचपन बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट impact था। वो एक चीज और थी कि मुझे सब कह रहे थे इसने इसलिए जर्नलिज्म किया, उस समय कोई करता नहीं था ज़्यादा, हाँ। क्योंकि वो इजी वे आउट है, उसमें मेहनत नहीं है। बट ऐसी कौन सी चीज है आजकल जिसमें मेहनत नहीं है? हाँ। आई डिड माई मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लखनऊ, तो एवरीबडी लाइक इजी वे लिया ना, इसको साइंस नहीं करना था, हाँ। ठीक है लिया, लेकिन अब आई एम डूइंग इट व्हाट आई वांटेड टू ऑलवेज डू, एंड आई एम डूइंग इट। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जो सोसाइटी है वो एक स्टिग्मा के साथ चलती रहती है कि Society's mindset has to be changed, and it's हाँ, of changing course. gradually. इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जो चीज़ें ट्रेडिशनली होती आई है, और सक्सेस को इस तरह से भी देखा गया है कि जो सेफ है वो सक्सेस है। मतलब जहाँ पे रिस्क है वो सक्सेस वो नहीं success नहीं है, है। और रिस्क लेने से डरो। और मजा तभी आता है जब रिस्क के बाद सक्सेस मिलता है। हाँ। दैट इज योर बिगर अचीवमेंट। एंड आई ऑफन फील कि हम अपने जो युवा पीढ़ी है या फिर अपने जो बच्चे हैं जो आगे जाके भविष्य बनेंगे देश का, उनको हम हमेशा डर से डराते हैं रिस्क लेने से, और हम कभी भी अपने 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 खुद के एक्सपीरियंस से भी ये नहीं दिखाते हैं कि हम तो डर गए, हमने तो वो चैलेंजेस नहीं लिए, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो और वो प्रथा चलती आई है, और बहुत सी चीज़ें वो कंटिन्यू होती है, और फिर वो एक नासूर की तरह बन जाता है। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें चेंज करी अपने खुद के पेरेंटिंग में जो आपको नहीं मिली एज अ चाइल्ड? जब मेरे पापा मेरे को नहीं अलाउ करते थे वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना, right. शॉर्ट्स पहनना, तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल बिंदास छोड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले हम पुणे से पहले छोटे सिटी में रहते थे, रुद्रपुर में, दैट्स इन उत्तराखंड, नैनीताल के पास से। तो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे सब मुझे कहते थे कि अभी भी मेरे खुद के इन लॉज के घर में नई लड़कियां पहनती हैं शॉर्ट्स एंड शॉर्ट्स स्कर्ट्स। मैंने अलाउ किया हुआ अपने बच्चों को, मैंने उनसे इतनी फ्रेंडलीनेस बनाई हुई है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, दे टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। ये एक पेरेंटिंग मैंने चेंज किया, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। मैं अपने फादर को चाहे कुछ बताऊँ ना बताऊँ, मम्मा को एवरीथिंग को पता रहता था उनको कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वही चीज़ मैंने फॉलो करी। और मेरे बच्चों का भी इसलिए रिलेशन ऐसा है ना कि आजकल टीनेज में खासकर आके ना बच्चे क्या करते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दिया तो अब हम उन्हें टाइम नहीं देंगे। हाँ, ऐसा है। हाँ, होता है। लेकिन मैं तब भी मेरे बच्चे को टाइम देती थी मैं, पर अब भी मैंने दिया, इसीलिए मैं हर चीज में लेट हो गई। सब कहते थे तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी उम्र हो गई है, हो गई है, लेकिन मैंने जो बच्चों को दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता। राइट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग होनी चाहिए।
मैंने अपने बच्चों को फ्री छोड़ा हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप हमें बताइए, हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हमें बता के करिए, बस दैट्स इट। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में सबसे मेजर डिफरेंस आप क्या देखते हैं? माइंडसेट बहुत चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज और एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। पहले वो डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ हाँ लॉयर, हाँ अब क्या है, बहुत वेराइटीज ऑफ थिंग्स। राइट अब मेरी बच्ची एक डिजाइनिंग करना चाहती है, हाँ शी वांट्स टू बी डिजाइनर, शी इज अ डांसर बट शी वांट्स टू बी डिजाइनर, अच्छा डिजाइनर इन द सेंस फॉर ब्रांड मैनेजमेंट एंड ऑल, शी वांट्स टू डू दैट। हाँ मैंने अपने बच्चों को सबको खुला छोड़ा हुआ है। मेरे पेरेंट्स से पापा ने बहुत ऑब्जेक्ट किया, ये नहीं करना, नहीं तुमको नहीं करना, तुम्हें नहीं करना, मैंने अपने बच्चों को फ्री छोड़ा हुआ है, दैट्स द बिगेस्ट चेंज। मैंने अपने हस्बैंड से भी झगड़ा किया, अपने इन-लॉ से भी झगड़ा किया कि जो ये मेरे बच्चे करना चाहते थे, लेट देम डू, उनकी लाइफ है, Right. उनको आगे देखना है, कोई प्रॉब्लम होती है हम खड़े हैं एज अ पेरेंट। सही। तो मैं एक्चुअली एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं द जनरेशन विच इज़ इन द मिडिल, क्योंकि आपने अपनी मदर को भी देखा, आपने इन लॉज को भी देखा है, आपने अपनी खुद की लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया है और आप अपने बच्चों की लाइफ को भी देख रहे हैं। Definitely. तो आपको सबसे एक फीडबैक मिल रहा है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको क्या चाहिए जीवन में और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ये आप अपने बच्चों से भी जानते हो, आपने खुद के जीवन में भी देखा और आप अपने इन लॉज और मदर से भी जान चुके हो। तो यहाँ सवाल ये आ जाता है कि आप जब इतने रोज़ देख रहे हैं लोग, तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि उस ज़माने में फ्रीडम थी बोलने की या इस ज़माने में है फ्रीडम बोलने की, या फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, अभी तो आपके बच्चे आपको अप्रोच कर लेते हैं, आप उस ज़माने में अप्रोच नहीं कर पाते थे, या ऐसी कौन सी कठिनाई थी जो उस समय आपको बहुत दिक्कत हुई? क्योंकि आप, अभी बात हो रही है 3 मैं जनरेशन समझ की, गया आप क्या कह रहे हैं, गॉट योर क्वेश्चन। राइट। सो इन 3 जनरेशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है ना कि हम डिफरेंस पता कर पाएँ कि कौन सी जनरेशन बेटर है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। तो आपके हिसाब से पहले की जनरेशन सही थी किस किस लिहाज से, और नई थी तो किस लिहाज से, और इस जनरेशन में अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है? पहले जनरेशन में ये था ना कि आप अपने फादर्स के इतने क्लोज नहीं होते थे, स्पेशली गर्ल्स। हमें कुछ भी कहना होता था ना मदर से, मतलब पापा को, तो वो मम्मा के थ्रू जाता था, दैट वाज द चैनल। हाँ बर्थडे आ रहा है उस समय तो 100 रुपये भी 100 रुपये दिलवाते पार्टी। पापा से डायरेक्ट बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, राइट नहीं होती थी, डर लगता था कि उनका रिएक्शन क्या हो। फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, यू हैव टू टॉक। और हाँ, हम लोग को अलाउ नहीं करते थे, नाइट आउट अलाउ नहीं करते थे, या मेरा स्कूल इतना ट्रिप पे जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, कभी मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया। उनका माइंडसेट वैसा था उस टाइम, जो भी था। लेकिन तब भी उस समय जो फैसिलिटीज थी, जितनी, ऑब्वियसली मोबाइल नहीं था उस टाइम, तो उतनी वो हमें देते थे सारे। उन्होंने कभी भी हमारे एजुकेशन पे कोई कंजूसी, ही इज ऑलवेज लाइक, तुम्हें पैसा लेना है एजुकेशन के लिए जितना चाहे लो, ही स्टिल हिज माइंडसेट इज सेम। और अभी क्या है, अभी बच्चे अपने पेरेंट्स को ओपन हो गए हैं। हाँ अभी उल्टा हो गया है, मैं नहीं अलाउ करती हूँ तो वो पापा, वो कहती मम्मी से अलाउ करवा दूंगा। तो इट हैज चेंज्ड। तो अब डायरेक्टली बात कर पाते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं, अब बच्चों को नहीं है बिल्कुल भी। अब तो बिंदास मैसेज करती है सुबह सुबह, वो बड़ी वाली फर्स्ट को पता है सैलरी आएगी, पापा पेमेंट पाठवा। इट मीन्स कि पापा पैसे आ गए, मेरे को मेरा खर्चा भेजो हॉस्टल का। लेकिन आपने कभी इन 3 जनरेशन में ये महसूस किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी वैसी ही थी, अभी भी वैसी ही है और आगे भी ऐसी मतलब वही चलन चल रहा है? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत कचोटती है कि हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 80 इयर्स कुछ बदलाव नहीं आ पाया, ऐसा कुछ है? मतलब आपने कहा कि माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है, ये आपने कहा, हाँ, माइंडसेट चेंज। लेकिन माइंडसेट चेंज होने के बावजूद कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं बदल पाई इन तीनों जनरेशन में, ऐसा आपने कभी है ना, महसूस क्या? बहुत किया है। बोलना चाहिए कि नहीं, हैविंग अ बॉय हाँ बहुत जरूरी है। राइट मैंने ये प्रेशर झेला है, हाँ क्योंकि मेरी 2 डॉटर्स हैं, और मेरी जब सेकंड डॉटर हुई है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, शी हैज अ नी जॉइंट हिप जॉइंट डिस्क। तो किसी ने आके बोला था बहुत क्लोज है कि दूसरी भी बेटी हो गई और उसके भी पैरों में इतनी प्रॉब्लम है, क्या करोगे आप इसके साथ? मैंने उस समय भी बोला था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ। और अब वही है जो झंडे गाड़ी है, शी इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन डांस, राइट वही कहते हैं।
तो वो जो माइंडसेट है ना, अभी लड़का लड़की का डिफरेंस, हाँ और वो जाने में बहुत जनरेशन लगेंगे, बहुत जनरेशन। अभी कहते हैं ना कि लड़कियां घर छोड़ देती हैं, लड़के कहाँ साथ में रहते हैं अपने पेरेंट्स के, और लड़कियां जितना केयर करती है ना अपने पेरेंट्स की, राइट। लड़के नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली एज अ वुमेन बहुत प्रेशर रहता है मेरे 2 सोसाइटी लड़कियां का। हुई, तीसरे के लिए मेरे को इतना प्रेशर डाला। मैं बोलती थी कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, क्या गारंटी के हो जाएगा, चलो लड़का हो भी गया। मैंने जो अपनी बेटी के साथ इतने साल दिए, उसको डांसर बनाया है, उसको आप लेके भागोगे उसको, आप उसको टाइम दोगे? मैंने तो अपना पूरा टाइम उसको दिया। कैन यू गिव? बट देन अगर आपको कोई एक चीज़ या कोई 2 चीज़ ऐसी हो जो बताना हो कि अपने बच्चों के साथ ये चीज़ आप ना करो, मतलब जस्ट टू पास ऑन दी मैसेज कि ये 2 चीज़ें तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए उनके साथ, कि जो जो उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, जो जो उनको अलाउ नहीं करता उनके पैशन को फॉलो करना, ऐसा कुछ आप बता है ना, सकते? बिल्कुल। बच्चों को हमारे टाइम पे भी था, और ये अभी भी है, कि किसी सेकंड पर्सन के सामने, इवन उसके फ्रेंड्स के सामने, अगर आप उसके दोस्त को मतलब अपने बच्चे को डांटते हो ना, सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन तभी लगता है। राइट, ये बात सही वो है। वो पहले भी था, और वो अभी भी है। ये तो है। कि इवन मेरे को, कि इफ आई एम सिटिंग विद समबडी, मैं आपके साथ बैठी हूँ, एकदम से आ जाए और वो ही स्टार्ट शाउटिंग, हाँ मेरे लिए कितना ह्यूमिलेटिंग हो गया। ट्रू, दिस माइंडसेट हैज टू बी चेंज्ड, ऑफ कोर्स। कि आपको किसी से बात करनी है, किसी के साथ प्रॉब्लम है, प्राइवेटली बात करिए ना। व्हाई डू यू हैव टू ह्यूमिलेट दैट पर्सन? आपको उसकी बेइज्जती क्यों करनी है सबके साथ? राइट। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है, अगर वो टूट गई ना तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। दिस माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। और वो लड़का लड़की वाला डिफरेंस तो भाई ये कंपैरिजन हमेशा रहता है बहुत रहता कि सिबलिंग्स में भी रहता है और दोस्तों में भी रहता है कि उसके इतने ज़्यादा परसेंटेज आ रहे हैं। है। तो मेरे घर में है ना, मेरी बड़ी बेटी इज एन एवरेज स्टूडेंट, छोटी वाली तो टॉप क्लास है, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। बट आई एम श्योर ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में नेगेटिव हो जाता है। होता है, कभी कभी होता है, मैंने झेला है ना। क्योंकि होता क्या है ना, जब बड़ा अपना कोशिश करता है ना, और उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता जब छोटी को थोड़े से अचीवमेंट में भी मिला है, हाँ। तो शी गेट्स डीमोरलाइज्ड। क्योंकि आई एम सीइंग दैट इन माय लाइफ। यू गो टू अ प्लेस, आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हो, 2 बच्चे गए साथ में, वाह बेटा ये तो स्टार बन गई। दूसरी ने क्या किया भाई, वो भी तो अपने फील्ड में अच्छा करेगी, वो दिखता नहीं है, राइट। बट दूसरी वाली का दिखता है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये हम एज अ पेरेंट, हमारे तो दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन तो सामने वाले दूसरे, मतलब वही पब्लिकली बच्चे को बोल देता है, वाह यार हमें बड़ा अच्छा लगता है कि तुम हमारी बच्ची हो, हमारी फैमिली का हिस्सा। क्यों वो नहीं है क्या? राइट। एक की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो दूसरा बच्चा डीमोरलाइज। दैट इज अ प्रॉब्लम। और अगर वो सेंसिटिव हुआ तो बहुत ज्यादा होता है। तो मंजरी जी, इट्स लाइक हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को चाहते उनका भला है, लेकिन खुद ही हम उनका बुरा कर देते हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट बने, लेकिन हम सोसाइटी से दब जाते हैं, हम सोसाइटी की उन बातों से दब जाते हैं जो ट्रेडिशनली चलती आई है। हाँ डेफिनेटली, वो अभी भी होता है। हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं जो समाज एक्सेप्ट कर ले। अगर हम उनको ये बोल दें कि चेज योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि समाज क्या बोलेगा। सो वेदर वो समाज हमें एक्सेप्ट कर लेगा क्या इस सोसाइटी में, क्योंकि हमने उनके पंख खोल दिए। तो ये जो चीज़ें इतने टाइम से चलती आई हैं, इसको बदला जा सकता है? हाँ मैंने तो खुला छोड़ा हुआ अपने बच्चों को। इट इज़, हाँ ऑफ कोर्स आपकी सोच बहुत मॉडर्न है और आप प्रोग्रेसिव हैं अपने माइंडसेट में, इसलिए आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। अभी भी नहीं करते। मैंने अपने खुद के बच्चों के फ्रेंड सर्कल में देखा है, पेरेंट्स दूसरे के घर में जाने को भी अलाउ नहीं करते अभी भी, बिकॉज उनका माइंडसेट वैसा है। नहीं बेटा आपको अभी भी इंजीनियरिंग पढ़ना है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर। वाई बच्चा करना चाहता है उसे करने दो भाई। आप कौन होते हो? आपको पूछा था किसी ने? आपने अपनी मर्जी करी है ना, तो लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, व्हाट योर सन और डॉटर वांट्स टू डू। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप एक तो एज अ वुमेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेकेंडली आप जर्नलिज्म में बहुत टाइम से काम कर चुके हो, तो आपको बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी में आप शामिल हुए हैं, ताकि आपको अलग अलग स्टोरीज़ पता चली हैं। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा जानकारी पाते हैं तो अपने को रूट कॉज भी पता चलता है प्रॉब्लम का। तो आपके हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ है और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं?
इन चीज़ों को? प्रॉब्लम यही है कि जो पेरेंट्स है ना वही अपना सोसाइटी के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं ना, सोच अरे भाई अपना घर देखो ना, हम्म आप अपने को खुद सही रखोगे ना, अगर आपका माइंडसेट चेंज हुआ है तो दूसरा क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Right. पर ऐसा होता है, मैंने हाँ, अपने खुद के पीयर सर्कल में देखा है कि लोग अब बदलने लगे हम्म और मैं खुद उन लोगों को बोलती हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे करना चाहते करने दो ना, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हाँ ऑफ कोर्स। हर कोई टॉपर नहीं हो सकता भाई, लिमिटेड सीट्स ही है आईआईटी में, लिमिटेड सीट्स ही है मेडिकल में, हाँ हाँ किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाओ लिमिटेड ही है, वाई क्यों उनको प्रेशर डालना है भाई। और वही बंदे अभी मैं सोचू जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा एक्सेल करते हैं, हाँ और ये समझना चाहिए आज के लोगों को, वही मल्टी चीजें कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ। जस्ट पासिंग मार्क्स पे पास होती थी, मैं 9th रिपीट किया था मैंने, आई डोंट माइंड टेलिंग दैट, फेल हुई थी मैं 9th में, तो क्या हो गया, जिंदगी थोड़ी खत्म कर ली थी मैंने। तो ये बात कही जा सकती है क्या कि जनरल टर्म्स में कि जो भी पॉपुलेशन है उन पे ये बात लागू हो कि मान लो एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो प्रेशर हम डाल देते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग 95% 90%, उस बच्चे के कंपैरिजन में इतना तो लाना ही होगा, अदरवाइज वी डोंट कंसिडर यू वैल्यूएबल। मेरे घर में अभी भी होता है कंपैरिजन। हाँ, तो क्या ये बात कही जा सकती है क्या कि अगर किसी ने अपने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं भी किया तो हर बच्चे में वो पोटेंशियल है टू सरप्राइज यू? डेफिनेटली, मेरे घर पे खुद सरप्राइज एक है, अगर आप उनको राइट एनवायरनमेंट दे दो। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, किस टाइम पे वो क्वालिटी इनहेंस होती है, हाँ, और आपको कब वो चीज ट्रिगर करती है कि हाँ शी इज मेंट फॉर दिस, तो और एक बार अगर उसने वो लाइन पकड़ ली ना देन शी और ही इज अनस्टॉपेबल, फिर एकेडमिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन पूछता है कि मंजरी तुम्हारे कितने नंबर आए थे, हो तुम्हारे इतने कम नंबर आए थे। हाँ, अभी मंजरी जो कर रही है या जो उसने इतने सालों में किया है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, दैट्स माय अचीवमेंट कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, राइट। तो ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है भाई। वी ऑल आर प्राउड ऑफ नहीं पढ़ के भी यू कैन डू मेनी थिंग्स, आप पढ़ो। मेरे घर में खुद एक कीड़ा बैठा हुआ है जो डांसर होने के बावजूद उसको हर कोई कहता है फिल्म में जाओ ये करो, नहीं, academics first. I'll tell you the reason behind it. It's very important to know. कि लॉकडाउन से उसका माइंड ब्रेन वॉश हुआ है इस चीज से, क्योंकि इवन आई हैव सीन जो अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, कितनों ने तो सुसाइड किया था। 100 200 रुपए में अच्छे अच्छे डांसर्स, आई वोंट टेल देयर नेम्स, उन लोगों ने वर्कशॉप्स लिए ऑनलाइन बड़ी बड़ी एकेडमीज के, तो उसको ना ये ट्रिगर कर गया, तो शी इज लाइक नहीं, दैट्स माय बैकअप प्लान, पहले मैं स्टडीज करूं। शी इज वेरी क्लियर इन हर ऑब्जेक्टिव, और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और हर एक बच्चे को एकेडमिक्स के साथ एक पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए, तो इसका आपके कंसंट्रेशन आपको बढ़ता है उससे। तो जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स की हमेशा से बात होती है, जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो बातें अपन कर रहे हैं उस लिहाज से तो मुझे ये फीलिंग आती है कि अगर सप्लाई नहीं भी है नौकरी की तो भी बच्चे में पोटेंशियल होता है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपने लिए, और अगर नौकरी सरकार नहीं भी दे पाती है और वो व्यवस्थाएं नहीं भी होती हैं तो भी अगर अच्छा माहौल दिया जाए और फ्रीडम दिया जाए और इतना दबाव नहीं हो, तो उससे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं, लाइक द ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग विद, उसकी 2 लड़कियां, एक मुंबई की थी एक दिल्ली की थी, आईआईटी क्वालिफाई किया उन्होंने, उनको हम लोग ने क्लासेस दिए एक्स्ट्रा जो भी किया उन लोगों का, इसके लिए हम लोग वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है ना तो आप कर सकते हो, अगर आपका पोटेंशियल दिखता है तो आप कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो, यू शुड गेट द राइट प्लेटफॉर्म, दैट्स द बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बात मेजरली सारी जनसंख्या की हो रही है, और मान लीजिए कोई संस्था ने सपोर्ट कर भी दिया तो उनकी एक लिमिटेशन है कि वो एक संख्या तक ही कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। हमारे रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उन्हीं को पड़ेगा। और मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, आप फाइनेंशियली बात कर रहे हो, उनको बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, और इवन इस बात की कि अगर 143 करोड़ जनसंख्या है इंडिया की, तो क्या उस जनसंख्या को सपोर्ट किया जा सकता है? वो तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और इवन गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगी सपोर्ट करने में। तो फिर क्या ये बात सही है अगर प्रॉपर अपब्रिंगिंग हो, प्रॉपर बचपन हो और ज्यादा दबाव नहीं हो, तो तब भी जो इलिटरेट है उसको सबको आप लिटरेट नहीं कर सकते।
बट देन डू यू थिंक कि लिटरेसी बहुत बाधा major बन जाती है? थोड़ा बहुत तो बनती है, बहुत मेजर है जो मतलब यू शुड बी लिटरेट, बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत। हम लोग खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को बोलते हैं कि हाँ। आप आइए, आपके बच्चे घूमते हैं इधर उधर, आप उनको भेजिए, उनको पढ़ाइए। हम उनको आगे एडमिशन्स भी करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। सो मंजरी जी, जिस दिशा में अपन का ये पॉडकास्ट जा रहा है उस लिहाज से अब मेरे दिमाग में वो एरिया आ रहा है जहाँ पे आपने बताया था रॉबिन हुड आर्मी के हिसाब से। और जैसा कि ये नाम है कि पहले के टाइम में हम सुनते थे कि रॉबिन हुड वो थे जो अमीरों से पैसा लेते थे और गरीबों की हेल्प करते थे। सो और आपने जिस तरह बताया मेरे को कि ये जो आर्मी, रॉबिन हुड आर्मी जो ग्रुप है, ये बेसिकली वो ग्रुप है जो निशुल्क काम करती है विदाउट एनी अमाउंट, Yes. और बहुत ही नोबल काम करती है। और तो आप थोड़ा बताएं कि ये इसका उद्देश्य क्या है? यस, रॉबिन हुड आर्मी इज वर्किंग टुवर्ड्स हंगर फ्री इंडिया। ओके। उसमें क्या है कि उसकी सबसे बड़ा मोटिव ये है कि कोई भी कम्युनिटी या कुछ भी हो, हम किसी को प्रमोट नहीं करते हैं, हम किसी कोई हमारा पॉलिटिकल, हमारे किसी भी इवेंट में कोई भी पॉलिटिकल बंदा नहीं दिखेगा। दैट्स फॉर श्योर। ओके, कास्ट और सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। ग्रेट। हम अपना कोई इवेंट भी करते हैं, कोई अच्छे से बहुत बड़े बड़े हमारे इवेंट्स होते हैं। जैसे पुणे में होता है पालकी ड्राइव। पालकी ड्राइवर्स, अगर आपको पता होगा, वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज की ना पालकी निकलती है अच्छा अच्छा। अगस्त के टाइम पे, गणपति से पहले। तो उन लोगों के लिए ना हम लोग 1.25 लाख लोगों को इस बार हमने नींबू शरबत पिलाया था ना। अच्छा। पूरे रॉबिन हुड आर्मी ने वहाँ से निकलते हैं। वेरी नाइस। और वो सब डोनेशन बेस पे था। हम लोगों का डोनेशन द सेंस ये कि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमको कुछ डोनेट कर सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप आके पाठशाला ज्वाइन कर। पाठशाला हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग अकेडमी कहते हैं, उसमें बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग बुलाते हैं। मतलब वो पूरे इंडिया में है, उन लोग को हम बुलाते हैं और फिर वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं सैटरडे संडेज। उनको सारी स्टेशनरीज एंड एवरी, सारे एक्सपेंसेस, उनका सब कुछ हम लोग करते हैं। राइट। बट हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ है, ये हम 0% ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। सबसे अच्छा इनका काम क्या है ना कि जैसे फूड वेस्टेज पे वर्क करते हैं। अच्छा। हमने कहीं पे पार्टी करी, वहाँ पे 200 लोगों का खाना हमने बनाया, 100 लोगों का बच गया। हाँ। हम आते हैं, कलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। उसके अलावा हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग ग्रेन किट्स इकट्ठी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज का CSR के थ्रू हमारी रहता है, उनसे भी पैसे नहीं लेते हैं, वो हमको डायरेक्ट किट्स देते हैं। अच्छा। आजकल तो इतने ऑप्शंस है ना कि आपको पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, जेप्टो कर दीजिए, ब्लिंकिट कर दीजिए कि हमारी तरफ से एक किट भेज दीजिए, हम आपको किट भेज रहे हैं डायरेक्ट। हाँ। पैसे का नो ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली ये एक तो हंगर रिमूवल का काम है और पढ़ाई से रिलेटेड भी है। उसके अलावा हमारे बच्चे एंजॉय बहुत करते हैं, सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं ना, इन बच्चों की किस्मत ऐसी है ना कि इन लोगों के लिए कभी डोनेशन कम नहीं पड़ती। इनफैक्ट हम लोग पास ज्यादा ही रहती है। वी आर ऑलवेज फुल ऑन स्टॉक। हमको एक मैसेज ग्रुप में डालने की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, सारे एजुकेटेड लोग और खासकर जो वर्किंग है, वो सब ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जब उनके पास, क्योंकि यू नॉट टाइम बाउंड, whenever you have time you come and attend the drive हम कहते हैं, जो हम लोग करते हैं एक्टिविटी उस दिन की, we call it a drive। तो और ये होता भी है, जैसे आप बता रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होता है। जब अपन दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो यूनिवर्स भी वो चीज़ पे हेल्प करते हैं। एंड हमारे साथ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है। हमारे साथ अभी बाइसेप्स, वो जो रणवीर वाला है, वो उसके हमारे साथ जुड़ गया है। अमिताभ बच्चन ने प्रमोट किया था रॉबिन हुड आर्मी को। राइट। तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली दे वर्क। ऐसे तो बहुत खाना जो वेस्ट होता है होटल्स में, उसके मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि वो चीज़ पे भी हम लोगों का टाई अप है ना, स्विगी के साथ हमारा टाई अप है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लोग, उनके थ्रू हमको पता चल जाता है। तो वो फिर वो वेस्ट नहीं वो होता। मोस्टली दिल्ली मुंबई में ज्यादा चल रहा है। हाँ। अभी जैसे क्रिकेट हुआ था ना, वर्ल्ड मैचेस हुए थे, वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ये नीता अंबानी फाउंडेशन में हमारे रॉबिन हुड के यहाँ के सारे मुंबई के बच्चों को मैच दिखाने लेकर गए थे। अच्छा। ये जब इनका IPL था, मुंबई इंडियंस का था, तो मैं रॉबिन हुड आर्मी के सारे बच्चों को लेके गए थे। तो उन लोगों को बहुत मिलता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से उनको बहुत मिलता है। ग्रेट। और हम चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस सोशल कॉज के, अरे सोसाइटी ने आपको इतना दिया है, थोड़ा तो आपका भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट गिव बैक टू सोसाइटी। मैं भी ज़रूर अपील करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कि इनको सपोर्ट करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नोबल थिंग दे आर डूइंग।
अभी आपके डॉटर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से उनको बारे में बताया कि शी व्हेन शी टुक बर्थ, तो उनको कोई पाँव में दिक्कत आई थी एज एन, तो और फिर उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को रिकवर किया, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज एज अ मदर इट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पहले तो खुद को संभालना उस सिचुएशन के साथ, और फिर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। सो आप वो बात बताएं, क्योंकि इट इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, क्योंकि हम ना नॉर्मली बहुत ग्रिप करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, फिनेंशियल कोई दिक्कत आती है तो वैसे प्रॉब्लम आ जाती है, और मतलब अब हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही, इस वजह से नहीं हो रही। लेकिन जब मैंने आपके डॉटर के बारे में सुना, तो मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए और आपकी डॉटर के लिए भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि मुझे रियल में बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे स्टोरीज़ भी होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को मोटिवेट करके इतना आगे बढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा बताएं ये क्या चीज़ थी, ये थोड़ा बताएं। हाँ, एक्चुअली मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी, कहते ना वो बिल्कुल ही बच्चा नीचे लटक गया था, तब मैंने रियलाइज नहीं किया, अल्ट्रासाउंड भी नहीं आया था। तो जब ये बॉर्न हुई ना, तो हॉस्पिटल में लखनऊ में बॉर्न हुई, जिस दिन ये बॉर्न हुई, तो बच्चे को लाया गया, मैंने तो बाद में देखी, दूर से देखा है मेरे को, एंड कोई खुश नहीं, एवरीबडी वाज अपसेट। मैंने कहा मेरे घर में ऐसा किसी का माइंडसेट तो है नहीं कि दूसरी लड़की हो गई तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मिठाई नहीं मंगाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट डे ना, जब डॉक्टर के आने से पहले मम्मी एंड माय हस्बैंड बोथ वर टॉकिंग एक दूसरे से, तुम बताओ तो क्या हो गया यार, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं था, मतलब देखा था दूर थी। मैंने कहा क्या हो गया, फिर ना उन्होंने एकदम से चादर हटाई, तो उसके जो लेग्स थे वो दोनों ऐसे थे। बाप रे, मेरा जो रोना शुरू हुआ है, ओ माय गॉड, वो पल तो मैं अभी भी नहीं भूल सकती। 11 अप्रैल 2009 सुबह, बहुत मतलब something I can never forget. तो नी जॉइंट डिसलोकेटेड था उसका, लेकिन उसके एक दिन के अंदर हमारे सारे डॉक्टर्स और सब तरफ से हमने पता कर लिया था कहाँ पे होगा क्या होगा। हाँ। तो मेरा तो रो रो के बुरा हाल, फिर हमने कहा ठीक है, अपना बच्चा है, जो हम कर सकते हैं हम अपना बेस्ट करेंगे उसके साथ, उसके लिए उसमें क्या है कि वह है तो बच्चा अपना ही ना, उसको थोड़ी हम ऑफ कोर्स। तो हम आए घर, सबने बोला कैसे करेंगे कैसे करेंगे, सब होगा, और मैं हंसती रहती थी। ऑब्वियस है आपके बच्चे क्योंकि आपने अपने बच्चे को मदर नहीं फीड करा, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपका बच्चा तो बिल्कुल ही फिर उस कंडीशन में भी मैं खुश नहीं थी, पहला बच्चा उसको 10 दिन की थी, तब मैं उसको दिल्ली ले गई थी। सारी दुनिया देख रही है इतनी सी बच्ची और उसको लेके घूम रही है, क्या पता है मेरे बच्चे को क्या पता। आप कह रहे हो ना कि बच्चे को देख के मेरे को लगा मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुंची, जब वहाँ पे देखा बच्चों की और ज़्यादा बुरी हालत है, हमने हमारी बच्ची तो बहुत अच्छी है उस हिसाब से, वो धीरे धीरे करके रिकवर करने लगी। अभी हुआ क्या कि ये धीरे धीरे करके उसको पहले वेलक्रो बेल्ट पे बांधा गया, छोटा सा बच्चा कुछ दिन का, और डॉक्टर ने कहा कि उसको आपने हर वक्त वो पहना के रखना है हगीज, क्योंकि वो भी शेप का काम करेगा। उसकी मालिश नहीं करनी बच्ची की बिल्कुल भी, आप जान निकल गया भाई ना, उसको मालिश कर सकते। फादर को पहचानती नहीं थी, क्योंकि उसे किसी ने गोदी नहीं लेना था, अलाउड नहीं था, सिर्फ मैं ही लेती थी, वो भी जब उसको फीड कराती थी। तो इसीलिए वो पापा आती थी रोने लग जाती थी, क्योंकि शी नेवर यूज्ड टू, किसी को पहचानती नहीं थी, पैर ऐसे से करती थी रोने लग जाती थी कि भाई बच्चा पैर ऐसे से चला रहा है, वो कर ही नहीं पा रही, वेलक्रो बेल्ट में बंधी है तो क्या करे। पहले ये हुआ, जैसे बड़ी हुई फिर वो बेल्ट रिप्लेस कर दिया, वो दूसरी वाली जो बेल्ट होती है यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे रॉड होती है, फिर वो नीचे होती है, वो और हैवी, उसको पकड़ के मेरे को चलना है उसको लेके। वेरी ट्रेजिक वो हुआ। उसके बाद सेकंड ट्रेजिक क्या हुआ कि इसके कारण मुझे बड़ी बेटी को अपने इन-लॉज के पास छोड़ना पड़ा 1 साल के लिए लुधियाना। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको पूरा टाइम उसको देना है। हाँ, राइट। तो उसमें वो जो उसके दिमाग में चीज है ना, वो अभी भी है बड़ी वाली की, कि इसके कारण मेरे को 1 साल के लिए वहाँ छोड़ दिया था। बट देन वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी, यू हैड टू बी विथ हर, हैव टू बी विद बोथ ऑफ देम। पर इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बारे में बताएं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अपना ठीक हो गई, 1-1.5 साल में परफेक्ट हो गई। उसके बाद इसको प्लेवे में डाला, वहाँ पे टीचर ने देखा कि बच्चा तो बड़ा अच्छा डांस करता है, 2.5-3 साल का बच्चा और क्या डांस कर रहे हैं। तो वहाँ की एक प्रिंसिपल थी, मीनू मदान मैम थी एक, वहाँ पे मैं उनको बड़ी सिस्टर मानती हूँ अपनी, वहाँ पे वो थी। तो उन्होंने बोला मंजरी को कॉल कर, मंजरी तो स्कूल आ फटाफट। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे तेरी बच्ची बड़ी अच्छी डांस करती है। मैं कहा क्यों मजाक कर रहे हो,
कहते नहीं वो बहुत अच्छा डांस करती है। फिर उसको धीरे धीरे करके मैंने डांस करना शुरू कर दिया और उसको इंटरेस्ट डेवलप होता गया। 4 साल की थी तो फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस करी थी उसने। अच्छा, वेरी नाइस। तब से अभी वो डांस कर ही रही है। बीच में इसका इंटरेस्ट खत्म हुआ तो मैंने इसको चैलेंज दिया 365 डेज डांस चैलेंज ड्यूरिंग लॉकडाउन। अच्छा। पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही, हमेशा ग्रेट। फर्स्ट सेकंड शुरू से टॉपर रही है। उसको डांस में सच में इंटरेस्ट था लेकिन बीच में थोड़ा सा लूज हो गई। लॉकडाउन पे टाइम पे मैंने उसको चैलेंज मतलब रोज आपको एक वीडियो बना के इंस्टा पे रील डालनी है डिफरेंट गाने पे 1 साल तक पूरा। वेरी नाइस। 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 वो उसने डाली। फिर वो जो डांस के लिए पागल हुई है ना, नाउ शी कैन नॉट लिव विदाउट डांस। वैसे मैं ये बात बहुत ही नाजुक बात है, मैं इसको डिस्कस करना नहीं चाहता था, बट देन ये डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट का नाम है वो यूथ क्वेक है एंड इट इज़ ऑल अबाउट इंस्पायरिंग द यूथ। और इससे बेहतर एग्जांपल क्या होगा जहाँ पे एज अ मदर आप स्टूड आउट रहे इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपने अपने आप को भी संभाला, अपने बच्चे को संभाला, तो आप वो एक प्रेरणा है। हमेशा मदर्स के लिए यही सोचा जाता है दे आर सेल्फलेस नहीं, लेकिन आप मैं नहीं कर सकती थी ये सब अगर मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर वो एक बार भी बोल देना भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ ना, प्रोड्यूसर तो वही है ना, बाया तो वहीं से आएगी। एंड इवन लाइक फादर्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू डॉटर्स और वो कनेक्शन अलग है। सो ऑब्वियसली आपकी बात हो रही है तो ये बात भी है कि उन्होंने अपने आप को भी संभाला है, बिकॉज इट इज़ लाइक वन इज़ दैट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न द ब्रेड एंड बटर, और फिर एट द सेम टाइम इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एज अ परिवार बहुत एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन इस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं। सो इट इज़ रियली कमेंडेबल टू एंड दैट इज़ व्हाई आई हैड शेयर्ड दिस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड सोचना ही चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ बियॉन्ड आवर प्रॉब्लम्स। हम भी रोते रहते हैं, हाँ हाय मेरा बच्चा ऐसा हो गया, क्यों भाई? इसको आपको बेहतर करना है और वो बहुत कुछ कर सकता है, आप उसको मौका तो दीजिए करने का। वैसे जैसे मैं जहाँ पे रहती थी ना छोटे छोटे, आप बहुत इंस्पायर करते हो। मैंने कहा तो तुम भी अपने बच्चे, हम भी चाहते हैं अपने बच्चे को कुछ करे, तो मैंने कहा बाहर निकलो भैया, मदर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं उसको हफ्ता 45 दिन ले जाती थी डांस वर्कशॉप्स के लिए, बड़ी बेटी को घर पे छोड़ के। मैंने किया है उसके साथ, उसको मैंने हर जगह स्टेज दी है, तभी शी इज फियरलेस। उसको तो आप लाखों लोगों के सामने डांस करा दीजिए, शी इज फियरलेस। वैसे भी जो लोग बहुत आगे बढ़े हैं क्रिएटिव वर्ल्ड में, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाइक पीपल लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन, सब लोग उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना इतनी ऊंचाइयां अपन छू लें। तो आपके जीवन का इंस्पिरेशन कौन रहा है? एज एन अपन जब बड़े होते हैं तो हम भी देख के कुछ लोगों को हीरोज़ मानते हैं, हीरोइंस मानते हैं, टू मेक आवरसेल्फ मोटिवेटेड कि हम बड़े होके इस तरह बनेंगे, या फिर कुछ स्टोरीज़ को देखते हैं तो हम इंस्पायर तो होते ही हैं। तो आपकी लाइफ का ऐसा कोई इंस्पिरेशन पर्सन? मैं सच बताऊं, मैं खुद ही अपने आप को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट, रीज़न इज कि मैं जब छोटी थी तब से मेरा मन था यार कि यार मेरे को वो स्टेज चाहिए है, वो मेरे बकेट लिस्ट में है, मेरे को वो ताज चाहिए है, वो मुझे क्राउन चाहिए। I want to be on that stage, I want to hold the mic, I want people to listen to me, clap for me. मुझे अच्छा लगता है फोरफ्रंट में आना, मुझे कोई बुराई नहीं लगती उसमें। लोगों को बोलना है, बोलने तो who cares, अगर आप में है तो आप निकालिए। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानती हूँ कि मैं यहाँ से उठकर अपने आप को मोटिवेट करते 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 करते, और ऑफ कोर्स फैमिली, बच्चों ने, खासकर मेरी लड़कियों ने बहुत मोटिवेट किया। ऑफ कोर्स, मम्मा आप करो, मम्मा आप करो, आप करो, हम हैं आपके साथ। हस्बैंड बेचारा तब परेशान हो जाता है जब उसको लॉस होता है इवेंट में मेरे, तब वो थोड़ा सा बैकफुट हो जाता है। जैसे उनको हमेशा से आदत रही है कि यार ये पीछे क्यों नहीं करती है, शी शुड बी बैक स्टेज। इट डजंट लाइक, माइंडसेट की बात कर रहे थे ना, सुनो, माइंडसेट इज लाइक अभी भी लोगों का है। हम स्टेज पे गए, हमारी वाइफ स्टेज पे गए, वाह क्या लग रही है यार, ये जो माइंडसेट है ना, क्योंकि होता है आप एंकरिंग कर रहे हो, आप स्टेज पे बोल रहे हो तो लोग बोलते वाह क्या लग रही है, वो अभी भी है। तो ये ऑलवेज तुम पीछे काम करो ना, तुमको फ्रंट में आने की क्या जरूरत? मैंने कहा मेरा कीड़ा माइक है, आई वांट दैट माइक विद मी। बट देन इट रियली शोज कि अगर कोई चाहे तो क्या नहीं कर ले। मैनिफेस्टेशन की जो बातें होती है, इट्स लाइक जब तक आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए देखोगे नहीं, मतलब करना खुद को है तो देखना भी खुद ही को है। नहीं, मैं हर बार सोचती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ बस ये लास्ट है, अब नहीं करूँगी, आपकी लॉस हुआ तो नहीं करूँगी।
फिर करना फट शुरू हो जाती हूँ। तो आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा जहाँ से आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी की दिशा बदली, पॉजिटिव हुआ, चीज़ें Coming to पॉजिटिव? बिकॉज छोटे शहरों में ना आपके पास एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड, रिसोर्सेज एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड। वहाँ पे छोटे शहर में मैंने ट्राई बहुत किया कि मैं एज अ रिपोर्टर ज्वाइन कर लें, कुछ जैसे लोकल चैनल्स होते हैं, हाँ वो अलाउ नहीं करते फीमेल्स को। हाँ हम खुद जाएंगे, हम खुद रिपोर्टिंग करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। हाँ। तो वहां मैंने क्या कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया छोटे छोटे। मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलता है कि जब आप किसी शहर में जाओ और वहाँ के बड़े लोग आपको ये बोले जब आप पहुंचे हो कि ये शहर सो रहा था और आपने आगे इसको जगाया है, आपने इवेंट्स कराया, आपको लेडीज को यहाँ पे जीना सिखाया है, कैसे जीते हैं। और जब आप वहां से आए तो मतलब बड़े बड़े वहाँ के बिग शॉट्स कह रहे हैं मैम आप यहाँ से जा रहे हो शहर तो सोना हो जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है हाँ, फॉर कि जो अप्रिसिएशन आपने हमें रिस्पेक्ट दी है ना, वो हमें अब आज के टाइम में नहीं मिलती इवेंट्स में। आप पलकों पे बैठा कर रखते हो हमें। You should be a very good host when you are organizing something ना। सो वैसे तो बात ये हो जाती है कि पोस्ट मैरिज हर महिला की लाइफ चेंज होती है, एज इन दे वांट टू डू समथिंग बिफोर मैरिज, दे आर लाइक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है फॉर अ गर्ल स्पेशली। एक तो कंपैरिजन रहता है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। दूसरा ये कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, इस तरह से रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो, एवरीथिंग लाइक दैट, एंड रादर देन टीचिंग दी बॉयज़ कि तुम सही से रहो। और फिर पोस्ट मैरिज भी यू हैव टू फॉलो व्हाट द हस्बैंड वांट्स। तो आपने तो इस चीज़ को एकदम बदल दिया। अरे मेरा तो उल्टा है, आप मानोगे नहीं, माय इन-लॉज आर मोर सपोर्टिव देन माय पेरेंट्स। हाँ हाँ, माय मदर-इन-लॉ, माय बुआ सास, माय मामी सास, एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ यू। मंजरी तो कितनी सोड़ी लग रही है जब ड्रेस पहन रही है, क्या प्यारी लगती है, तो स्टेज पे होती है तो बाइक पे होती है। उल्टा मेरे घर वालों को इतनी खुशी नहीं होती होगी जितना मेरे इन-लॉज को होती है। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट सुपर ऑसम इन-लॉज। और बहुत बिंदास पंजाबी वाले जो इन-लॉज होते हैं ना, जिंदगी एंजॉय करना, मस्ती करना, हर चीज को अप्रिशिएट करना, दोज आर। माय मदर-इन-लॉ इज वेरी मोटिवेटिंग, शी इज वेरी हैप्पी। पुत्र की कर रही है आजकल, क्या कर रही हो आजकल, क्या अलग कर रही हो, दिस इज वेरी बिग। ऑब्वियसली एज डिफरेंस है, जो थिंकिंग डिफरेंस है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो क्योंकि आपने ये चीज़ करके साबित किया है कि स्काई इज़ द लिमिट, तो आप एज अ फीमेल, एज अ वुमेन हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ द चेंज, तो आप जो गर्ल्स हैं, जो आज की जो टीनेजर्स हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे कि हाउ शुड दे मैनेज देमसेल्फ कि वो पोस्ट मैरिज भी अपने ड्रीम्स के साथ जुड़े रहें? बिकॉज होता क्या है कि ज़्यादातर फीमेल्स ये बोलते हैं कि क्योंकि दे हैव नॉट गॉट अ गुड पार्टनर, तो उन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, मतलब उनके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि पार्टनर ने साथ नहीं दिया और पार्टनर का प्रेशर था, इस वजह से वो उस दिशा में सोचना ही छोड़ दिए। और बहुत लोग कंटेंट हो जाते हैं कि इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, दैट इज़ इनफ, सो बियॉन्ड दैट क्या सोचना। तो क्योंकि मैं तो अपने मेल पर्सपेक्टिव से कोई बात बोल रहा हूँ, बट फीमेल पर्सपेक्टिव तो कुछ और ही होगा। और क्योंकि आपने सारे स्टेप्स देख लिए हैं, तो आपका एडवाइस करना बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आप एज अ एम्पावर्ड वुमेन, हाँ ठीक है, एम्पावर्ड वुमेन क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, क्या है ना, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग, सबका माइंडसेट अलग अलग। राइट। अभी भी कई लोग हैं जो नहीं बोल पाते। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, फैमिली पे खुश है अपने भाई, उनको क्या लगता है ना, यार जिंदगी शांति से चल रही है, चलने दो। क्योंकि आजकल ना, आजकल की जो खासकर है ना, मैरिजेस एक एक 2-2 महीने में खत्म, इवन लव मैरिजेस। एक तो आजकल लोगों में पेशेंस बिल्कुल खत्म है। एक दूसरे को, पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपकी ड्रीम है तो आप बोलो ना उसको। बट डू यू थिंक कि जो पहले के टाइम में आप देखोगे, दादी से बात कर लो, नानी से बात कर लो, उनसे अगर पूछे ना कि आप सेटिस्फाइड हो अपने जीवन से, तो कोई भी ये तो नहीं कहेगा कि हाँ सेटिस्फाइड है, हमने अच्छा जीवन जिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया। हाँ, मेरी माँ ने किया ना, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली योर मदर, ये रहा ही है हमेशा, ट्रेडिशनली ये रहा है। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि पोस्ट मैरिज वो चीज नहीं करते जो चीज उनको करने की इच्छा थी। मेरा तो मम्मा का उल्टा हुआ ना, शादी से पहले डांस करती थी, शादी के बाद बंद हो गया। हाँ, सो दैट वे इट इज लाइक, आपके हिसाब से
आप क्या मैसेज देंगे फीमेल यूथ को कि वो पोस्ट मैरिज अपने ड्रीम्स को कैसे चेज करें? क्योंकि मैं तो सीधे से यही बोलूंगी, शादी तभी करो जब खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि नहीं भाई, मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, हाँ, जब तक आप अपने खुद एक्सपेंसेस उठाना ना शुरू कर दो। मेरे को सबसे बड़ा जो करता है कि मैंने बहुत काम है, लेकिन आप मानोगे नहीं, अभी तक मेरी अर्निंग कुछ भी खास नहीं है। मतलब मोस्टली सोशल वर्क करा है, एक्सप्लोर ही करा है अपने आप को। शायद अब मैं थोड़ा मोनेटाइज करना शुरू कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। आप जैसे मेरे एग्जाम्पल लो, मैंने भी तो पहले टाइम अपनी फैमिली को ही दिया, क्योंकि इट वाज द नीड ऑफ द आवर। अब अकेले रहते, और आजकल प्रॉब्लम क्या है ना कि पहले क्या है, आप जॉइंट फैमिली रहते थे, बच्चे कहाँ पल जाते थे पता ही नहीं चलता था। अभी क्या, आप अकेले रहते हो, एक्सपेंसिव इतना ज्यादा है सब कुछ, दोनों को मिलके काम करना ही पड़ेगा। सो माइंडसेट करो ना करो, अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खासकर आज की जनरेशन को भी। आजकल भी कई लोग हैं जो कहते नहीं हमें शादी करनी है। नहीं भाई, मैंने अपने बच्चों को क्लियर बोला, और मैं सबको यूथ को बोलती हूँ भाई, पहले अपने ड्रीम्स करो, अपना पैशन फॉलो करो कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, सेटल हो पहले लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप करिए कुछ। क्योंकि यूजुअली हम फादर्स की मेंटालिटी इस तरह भी देखते हैं कि उनकी हमेशा लाइफ इस तरह बीतती है कि बच्चे की शादी के लिए पैसा जोड़ लो, हमारे घर में भी यही होता है, पैसा जोड़ लो, और ये चलता ही रहता है उनके माइंड में कि जीवन में और कुछ मकसद हो नहीं हो, लेकिन बच्चों की शादी अपने को अच्छी करनी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, रादर देन सेव करना? नहीं, पहले इंडिपेंडेंट। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की फैमिली के एग्जाम्पल्स भी होते हैं जहाँ पे वो लोग पैसा बचा लेते हैं मैरिज के लिए, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, जैसे स्पेशली फॉर डॉटर्स, कि उनकी पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, लेकिन पैसा जमा कर लेते हैं। तो कंपैरेटिवली तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर मान लो आपने पैसा नहीं भी बचाया और आपने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया, तो इट इज़ बेटर कंपैरेटिवली। अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो वो ही अपनी शादी बहुत अच्छे से करेंगे, और कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। हम भी सेव करते हैं अपने बच्चों के लिए, सब करते हैं, लेकिन हम उसका पता सेव भी करें तो हमने पहले यही सोचा हो, अपने हस्बैंड से डिस्कस करते हैं। मेरे हस्बैंड खुद इस चीज़ के लिए नहीं, पहले इनकी एजुकेशन पे हमें लगाना है जितना हम लगा सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन या जो भी आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो, पहले उसको करो, अपने आप को स्टैंड दो। जब तक आप खुद के, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि अगर आप खुद अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रहे हो, तो आप ठीक है, रेडी हो। बिकॉज आप क्यों किसी पर डिपेंडेंट हो? क्योंकि मैं अभी भी डिपेंडेंट हूँ, मुझे अभी भी बोलना पड़ता है हस्बैंड से, तो मेरा थोड़ा सा अलग है हिसाब किताब। बट एक जनरली एक बात आती है एज अ फीमेल की, जब शादी हो जाती है तो उनके माइंड में ये आता है कि ना तो मेरा मायका है ना मेरा ससुराल है, मैं एक कंडीशन में रहती हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो शादी के वक्त एक घर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक औरत के लिए। एक तो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद संवार पाए, और सेकेंडली जो पैसा अपन बना शादी में सोसाइटी को दिखाने के हिसाब से कर रहे हैं, पंजाबी में तो खासकर बहुत होता है, तो वो चीज़ के बजाय ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिस लड़की की आपकी वेलबींग के बारे में सोच रहे हो उसको एक घर ही दिलाओ, रादर देन स्पेंडिंग सो मच। तो आप उसको घर दिलाओगे, चाहिए घर दिलाओगे तो वो इन-लॉज की नजर उसे घर पे रहेगी। ये नहीं है। आजकल तो वैसे भी मोस्टली तो लव मैरिज कर रहे हैं, और वो अपना मिलके घर लेते हैं, मिलके लोन चुकाते हैं, सारा कुछ तो मिलके कर रहे हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ये लोग कर रहे हैं, शादी चाहे 2 महीने टिके चाहे 3 महीने टिके, बट ऐसा है। ठीक है, ये बात सही है, घर तो आपको खुद के लिए एक होल्ड तो होना चाहिए कि हाँ भैया मेरे नाम पर एक घर है। तो आई बिलीव वो अगर एजुकेशन में अच्छे से ध्यान दिया जाए तो वो प्रॉब्लम। ये तो काम करो ना, मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, जब हमने प्रॉपर्टी अपने नाम में फ्लैट लिया था, तो होता नहीं है रजिस्ट्री पे फीमेल्स को ज्यादा बेनिफिट होता है, तो आई एम द मेजर ओनर, इज द नेक्स्ट ओनर, दैट इज वन वे टू सॉल्व दिस, दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। तो अगर आपको आज की तारीख में कोई रोल ऐसा है जो आप जीवन भर प्ले करना चाहें, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपके बहुत सारे हैट्स हैं, you have a journalist hat also, a social activist also, and you have been a model also. तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप जीवन भर कंटिन्यू कर सकते हैं? सोशल वर्क हमेशा, या लोगों से बात करना हो, और सोशल वर्क भी वही चीज़ है, आप लोगों को उसके बारे में बताते हो। मैं आप सोचो किसी इवेंट पे, इवन फैशन इवेंट में कहीं भी जाती हूँ, ऑलवेज टॉक अबाउट दैट, और मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने में। लोग कहते हैं कि हर जगह बोलते हैं, हाँ बोलती हूँ। आई कैन नॉट लेट इट गो, let that is important, that's in the blood, right?
तो ऐसा कोई रिवॉर्डिंग इवेंट, रिवॉर्डिंग मोमेंट है या मैजिकल मोमेंट है आपकी लाइफ का जो आप अभी भी बहुत चेरिश करते हैं? मैं जितनी बार भी सच बता रही हूँ ना, किसी भी काम, किसी भी यहाँ पे जब भी माइक होता है ना, हाँ। आई एम द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ. पर ऐसा नॉट कभी बीइंग अ जर्नलिस्ट आल्सो, इवन स्पेशली जब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. बट ऐसा कोई मोमेंट आप बता सकते हैं जो मोमेंट में सबसे ज़्यादा खुश हुए आप अपनी लाइफ में? अपना पर्सनल बताऊँ ना, नहीं, प्रोफेशनल भी। अब वही प्रोफेशनल पर्सनल. Both. मेरे को जब बजाज ऑटो से अवार्ड मिला था, वुमेन्स अचीवर अवार्ड, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड. तो वो क्या? बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना हाँ. कि अवार्ड्स आर पेड. हाँ. ज्यादातर आजकल यही होता है ना कि 10,000 रुपए में जो आपको सेलिब्रिटी से अवार्ड मिलेगा, हाँ. एंड एक्सपेक्टेड दिस. राइट राइट। So that was an achievement. That such a big organization is giving you award, giving you recognition for what you have done. That was for journalists as well as just being a best Robin for 2 years. उसका भी मेरे को मिला था. सुपर रॉबिन का आपको बैच मिलता है, तो वो भी मुझे हर बार मिलता है because of my dedication towards that. तो वो और जर्नलिज्म दोनों का मेरे को उन्होंने दिया था. तो आपके काम के बारे में ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन है जो आप दूर करना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत बार फेस करना पड़ा और अभी तक आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो सोसाइटी हमेशा मेरे बारे में सोचती है, मेरे काम के बारे में सोचती है? फैशन के बारे में लोग क्या इस उम्र में इसको मॉडलिंग करनी है, क्या जरूरत है इसको मॉडलिंग करने की, व्हाट्स द नीड, इस एज में क्या ऐसे कपड़े पहन रही, आई डोंट केयर, इफ आई हैव टू डू इट. राइट. जिसको सोचते नहीं लोगों का माइंडसेट. आप और मोस्टली पता है क्या है, आप मोस्टली ये माइंडसेट फीमेल्स का ही होता है. फीमेल्स के सबसे बड़ा क्या कहते हैं दुश्मन होती है इस तरीके से. जेलसी फैक्टर सबसे ज्यादा उन्हीं में होता है. ये सबसे जरूरत है चेंज करना. बहुत ही कम फीमेल्स हैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ के जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है. मोस्टली दे आर ऑल बैक बाइटिंग एंड ऑल. ये माइंडसेट अगर आपने चेंज कर दिया तो आधी सोसाइटी तो ऐसे सुधर जाएगी. ये कितना अजीब है सुनने में भी कि हम चाहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, लेकिन माइंडसेट चेंज. बल्कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं उनका यह हाल है, बाकी तो आप छोड़ो. दे नीड टू चेंज दैट माइंडसेट. सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका ये चेंज नहीं होगा. राइट. यू हैव टू ब्रॉडन योर वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द अदर पर्सन. आप ये सोचो ना, सबको ये लगता है कि उसके ऊपर पैर रख के हमें जाना है. नहीं, आप उसका हाथ पकड़ के जाएंगे ना. मेरे से कहते हैं मंजिल हम तुम्हारे पीछे है. नहीं, मैं कहता तुम मेरे साथ चलो. हाँ, ऑफ कोर्स हेल्पिंग अदर्स इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं सबको ये कहती हूँ, इवन माय जो मेरे साथ काम करते हैं उनको मैं ये कहती हूँ, मैम हम आपके पीछे नहीं हो, साथ चलो. दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर. क्योंकि लीडर वो तो होता नहीं है जो ये बोले कि मैं मैनेज करता हूँ अपनी टीम को. इट्स लाइक आई एम लीडिंग माय टीम अलोंग विद मी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके जो साथ वाले अगर वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है. और अगर वो आपके नक्शे कदमों पर चले, हम तो उनसे बोलते हैं आप अपने आइडियाज दो, हम अपने आइडियाज देते हैं, हम साथ में मिलकर ग्रो करते हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कॉम्पिटिटर विद वन अनदर इन द सोसाइटी, दे शुड वर्क टुगेदर फॉर समथिंग डाउन टू मेक इट प्रोग्रेस. हाँ, वो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बचपन से ही हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है. और फिर होता क्या है कि जिस तरह का माहौल होता है वो फॉलोअर्स ज़्यादा बन जाते हैं. हमें बाकी सब पानी कम है. हाँ. वो वाला हाल है आजकल. वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द सोसाइटी. बट लेकिन आपके एग्जाम्पल से बहुत लोग इंस्पायर ज़रूर होंगे. आई होप सो. और हमारा जो पॉडकास्ट है इसका मेन मंत्र भी ये है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन. तो अगर कोई चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो तो एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन वो डिसिप्लिन ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. और एक चीज़ ये है जो हमेशा बोली जाती है सेल्फ टॉक के बारे में, कि हम जो खुद के साथ रेगुलरली बात करते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव योर ड्रीम्स. तो आप अपने आप के साथ कितने स्ट्रॉन्ग रहते हो, कितना आपका जो सेल्फ टॉक है वो कितना पॉजिटिव रहा है? सो आपने डिफ़िकल्ट मोमेंट्स तो आपके लाइफ में बहुत आए हैं, तो आपने उस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया है और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा है हर समय? लाइक व्हाट इज़ योर टेक ऑन सेल्फ टॉक, कि आप अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे पॉजिटिव रखते हैं? सबसे पहले तो अपने ऊपर गुस्सा करते हो. अपने ऊपर गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, क्योंकि पहले अपने आप को गुस्सा करोगे ना, आपके आपने ये कर कैसे लिया? हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन? राइट. हाउ कैन यू ट्रस्ट? आपको पता था आपके साथ ये हो सकता है, स्टिल यू ट्रस्टेड दैट पर्सन.
पहले आप अपने ऊपर गुस्सा करते हो कि दोबारा वो गलती ना हो, उसके बाद समझाते कोई बात नहीं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं मिलता तो आपको समझ नहीं आता, आपको अक्ल नहीं आती। कहता है ना कि एक झटका लगता है, हमें तो 2-3 बार लग चुका है, तब भी हम नहीं मानते, फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं करना है करना है करना है, यू आर अनस्टॉपेबल एंड यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल। राइट। करती हूँ मैं अपने आप से ज्यादा बात, मेरे बच्चे मेरे से बात करते हैं। बिगेस्ट मोटिवेटर मेरे जो फैमिली में 3 लोग हैं ना, मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे, उनके चेहरे पर अगर उदासी आ गई ना कि मम्मा उदास है, तो फिर मेरे को अपने आप को खुश रखना पड़ता है। दे कैन नॉट सी ऑब्वियसली। राइट। बच्चों को इतना बनाया हुआ है कि उनको लगता है कि हाँ उनकी आवाज से मम्मा आज क्या हुआ, कुछ देर हुआ है। ये अगर उनको समझ में आ जाता है, इसका मतलब आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। अगर बच्चा आपकी आंखें पढ़ सकता है, इसका मतलब आपने बच्चे को टाइम दिया है। वीडियो कॉल पे बच्चा समझ जाता है कि मम्मा अपसेट है, मम्मा हेलो करती है, समझ में आ जाता है। जैसे हमारी माँ को अभी भी समझ आता है, हम हेलो बोलते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। हाँ, ये चीज सीखने वाली है, ये आजकल के पेरेंट्स में बहुत कम है। उनको नहीं समझ आता हमारा बच्चा दुखी है, या हमारे बच्चे को समझ आ रहा है हम परेशान है कि बने। हाँ, तो लेकिन अगर मान लो कि कोई बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, बहुत पॉजिटिव सोचता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो वो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि उसको लाइफ में सोसाइटी कुछ बोल रही है और पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं या फिर फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, इस वजह से वो डीमोटिवेट होता रहता है। तो सेल्फ टॉक का तो ये मतलब हुआ ना कि हम डेली बेसिस पे अपने आप के साथ किस तरह बातें कर रहे हैं। मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं अकेले नहीं रह सकती, मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अकेले जाती हूँ तो डिप्रेशन में, फिर मेरे दिमाग में ना, मैं इसीलिए आई लव टू कीप माई सेल्फ बिजी। राइट। बिकॉज कई लोगों का सबका अपना, कई लोगों का अलग है कि आइसोलेटेड रहना, आई वांट मी टाइम एंड माय टाइम। मेरे को मी टाइम से ज्यादा अस टाइम चाहिए। आई वांट पीपल टू टॉक टू मी, तब मैं ज्यादा बेटर फील करती हूँ। राइट। बिकॉज मेरा जैसा एटीट्यूड है, आई लाइक वेंटिंग आउट। अगर मुझे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं पीठ पीछे नहीं बोलूंगी, मैं आपके फेस पे बोलूंगी। तो आई कैन नॉट मी टाइम कि नहीं मैंने अपने अंदर ही रख लिया। मैं कोशिश करती हूँ बट वो नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा कोई फेज आया है क्या आपकी लाइफ में कि आपने अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा, तो आपने अपने करियर में वो ग्रोथ नहीं पा सके? फेजेस ही है मेरी लाइफ में। तो इट्स लाइक क्योंकि इवेंट मैंने जब भी करा है ना, तो मोस्टली मेरे को लॉस ही हुआ है, बिकॉज आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन एवरी डे। पर आप अगर ये कहा जाए कि आप अपना कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव रखेंगे खुद के साथ, तो जो भी सक्सेस आपको मिली है उससे बेहतर सक्सेस मिल सकती है, है ना? और अभी तो शुरुआत है। हाँ। अभी तो बहुत। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? एक तो आपने रॉबिनहुड आर्मी के बारे में बताया, इसके अलावा कुछ और आप प्लान कर रहे हैं? यस, मैं अपना सत्य न्यूज़ को और ऊपर ऑन ग्राउंड लेकर आऊंगी अब धीरे धीरे करके उसको सारा कुछ। एंड आई विल आल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। वेरी नाइस। बिकॉज मेनी पीपल अप्रोच मी कि आप आइए हमसे बात करिए, तो इवन आई वाज थिंकिंग कम ऑन लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, लेट्स स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर स्किल्स नाउ। इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर स्किल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्किल्स को डेवलप करना, और जो चीज़ें भगवान ने हमें एज अ स्किल दिए हैं, या फिर अपन अगर किसी चीज़ के पार्ट बन सकते हैं तो उसमें फिर शामिल रहना चाहिए। सो इट इज़ रियली अ वंडरफुल थिंग्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय दिया, क्योंकि इतना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत अच्छा लगा, और इवन हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से काफ़ी सेंसिबल कंटेंट आया होगा, ताकि उनको ये पता चले कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और अगर अपन प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एंड अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें तो अपन कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में गलत नहीं है, बुरा नहीं होगा ना, तो आपको अच्छाई की वैल्यू नहीं होगी। हाँ, इफ यू वोंट हैव सैडनेस इन योर लाइफ, तो फिर आपको हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं लगेगी। हैप्पीनेस तभी अच्छी ज्यादा लगती है जब आपकी लाइफ में कुछ सेटबैक आया हो। राइट। तो इसीलिए, एंड आई जस्ट वांटेड टू से द ऑडियंस थैंक यू सो मच। एंड अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, इट वाज जस्ट मेरी खुद की थिंकिंग थी, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव था। सबका अलग अलग होता है, सो कोई भी त्रुटि हुई हो तो माफ करिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे, और आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें सामने ऑनेस्टली रखी है। सो ऑनेस्टी तो सबको पसंद है, एंड इवन हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे, ऐसे ही गेस्ट आएंगे जो कि अपनी स्टोरी से, अपनी जर्नी से आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद यूथक्विक। थैंक यू।